नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से कर लेते हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आजम खान की अपील पर बड़ा फैसला। आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त हुए हैं और फैसले से आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मामले में आजम को 3 साल की सजा हुई थी। हेट स्पीच का यह पूरा मामला था, जिस पर अब एक बड़ा फैसला यह सामने आया है। आजम खान बरी हुए हैं। 27 अक्टूबर को यह हेट स्पीच का मामला सामने आया था। यह 27 अक्टूबर को हेट स्पीच में केस दर्ज किया गया था, जिसमें सजा आजम खान को हुई थी। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट इसमें सामने आ रही है, राहत की खबर। आजम खान, उनके समर्थकों के लिए उनको बरी कर दिया गया है, दोषमुक्त कर दिया गया है और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि 3 साल की सजा आजम खान को हुई थी हेट स्पीच मामले में, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर यह सामने आई है और उसके बाद से उनके समर्थकों में भी खुशी की लहर है। और आजम खान को 3 साल की सजा यह हुई थी। हेट स्पीच मामला यह है जब उनके संबोधन के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जिसके बाद लगातार उनकी आलोचना हो रही थी। फिर यह मामला कोर्ट में पहुंचा, उनको सजा हुई। 3 साल की सजा उनको यह हुई थी, लेकिन अब एक बड़ी राहत आजम खान को यह मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश दिवाकर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश, बहुत बड़ी खबर, बहुत राहत भरी खबर आजम खान और उनके समर्थकों के लिए, क्योंकि हेट स्पीच का यह मामला था, अब उनको दोषमुक्त कर दिया गया है। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं समर्थकों की तरफ से? किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सचिन जी, बिल्कुल बता दूं, आजम खान के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आजम खान को 2019 का जो हेड स्पीच मामला था उसमें आज सजा मुक्त कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अब ये देखा जाएगा, जो आकाश सक्सेना विधायक बने थे आजम खान की जगह पर, तो कहीं ना कहीं अब आकाश सक्सेना के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो चुकी है, क्योंकि आजम खान जब बरी हुए हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे। जी सचिन। बिल्कुल, लेकिन सुरेश, जिस तरह से अब ये बड़ा फैसला, क्योंकि 3 साल की सजा और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला सामने आया है और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि झूठा मूठा केस बनाकर फंसाने की कोशिश की गई थी। अब किस तरीके से आगे इसको देखा जा रहा है? क्या कुछ आगे रहेगा आजम खान की, अगर हम पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करें? देखिए, आजम खान लगातार काफी समय से कहीं ना कहीं केसों में घिरे हुए हैं। उनको तो लगभग 100 मुकदमे हुए थे। उसमें भी बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जो उनके ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि अभी मैं बता दूं आपको, अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे थे, उनका मामला भी कोर्ट में हैगा, सेशन कोर्ट में चल रहा है और उसकी तारीख कल हैगी। और आज जो 2019 वाला मामला था उसमें हेड स्पीच में आजम खान के लिए एक बहुत बड़ी राहत हैगी। और जिस तरीके से आजम खान कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता माने जाते हैं, तो इसके लिए आजम खान को राहत जो मिली है, तो आने वाले समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। जी बिल्कुल सुरेश, लेकिन जिस तरह से ये एक बड़ा फैसला आजम खान के पक्ष में ये आया है, उसके बाद तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि बहुत खुशी है समर्थकों में। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि झूठे मूठे केस में, यानी कि उनको झूठे मूठे केस में फंसाया गया था, उनके पूरे पॉलिटिकल फ्यूचर को बर्बाद करने की ये कोशिश थी। लेकिन अब एक बड़ा फैसला, और आप बता रहे हैं कि और भी कई मुकदमे उनके ऊपर है। हालांकि अभी राह इतनी आसान नहीं है आजम खान के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज आजम खान को पहले केस में राहत मिली है, तो कहीं ना कहीं आजम खान का जो दबदबा है वो कायम रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से पहला केस में जो आज बरी किए गए हैं, तो आजम खान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। पहला केस में जीत होने के बाद आजम खान भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी खुश नजर आ रहे हैं और समर्थकों में तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खुशी है, जिसको देखने के लिए समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे और आजम खान ने भी मना कर दिया है कि अभी कुछ नहीं कहेंगे। जी बिल्कुल सुरेश, लेकिन जिस तरह से आजम खान की अगर बात की जाए, कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। हालांकि आजम का गढ़ तक कहा जाता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे हाथ से खिसक गया। अभी हाल फिलहाल जो चुनाव हुए, अब क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जमीनी स्तर पर उसी मजबूती के साथ आजम खान मैदान पर नजर आएंगे? देखिए, आजम खान जब आज बरी हुए तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक खुशी की बात तो है ही, और जो विधायक भाजपा के होंगे कहीं ना कहीं उनके लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब आजम खान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जिस तरीके से वो जमीनी नेता माने जाते हैं, तो आजम खान की पकड़ मुस्लिमों में तो है ही है, लेकिन जो यहाँ का हिंदू है वो भी आजम को तो वोट लगातार देता रहा है।
तो आजम खान जमीनी नेता मानने के साथ साथ बहुत मजबूत नेता है जी। बिल्कुल सुरेश, लेकिन अब आगे जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रोसेस क्या कहती है, क्योंकि अगर हम लीगल प्रोसेस की बात करें, आकाश सक्सेना उन्होंने भी चुनाव लड़ा, वो भी जीते हैं, अब आजम खान को बरी कर दिया गया है। आगे जो एक एक लीगल प्रोसेस होती है, कानूनी प्रोसेस होती है, वो क्या कहती है? आगे क्या कोर्ट का रुख करेंगे आजम खान? अगर कोर्ट का रुख करते हैं तो फिर आगे क्या कुछ उनके लिए हो सकता है, क्या कुछ प्रोसेस हो सकती है? देखिए, आजम खान के जो वकील है जुनैद अहमद खान, उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के प्रोसेस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये कहना नहीं कहा जा सकता कि आजम खान को राहत तो मिली है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। कल जो जिस मुकदमे में कल साक्ष्य पेश किए गए थे, तो उसमें ये दिखाया गया था, अब्दुल्ला आजम वाला जो मामला था उसमें ये दिखाया गया था कि अब्दुल्ला आजम की जो उम्र थी वो कहीं ना कहीं पूरी थी। तो कहीं ना कहीं जो कल मुकदमा आएगा उसमें भी शायद आजम खान को राहत मिल सकती है। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेंगे आजम खान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने 2000 के नोट का चलन सितंबर में बंद किए जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। पहले 500 और 1000 का नोट अब बंद किया गया है और उसके बाद अब 2000 का नोट सितंबर के आखिरी में चलन में यह बंद हो जाएगा। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे पहले इतिहास, तो दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली मोहम्मद तुगलक के बारे में कहा जाता था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई, वहाँ पानी भी पीने का नहीं था, फिर वापस ले आए। तो यही लोग हैं। फिर मोहम्मद तुगलक को क्या कहा, लोगों ने कैसा सवाल किया करते थे आप लोगों को? भाई, इस शासन के बारे में, यहाँ के शासकों के बारे में लोगों की धारणा है। 1500 करोड़ रुपया केवल 2000 नोट के छपाई के लगे थे, छपाई। अब ये दोबारा छपेंगे नए, जो इन्होंने 500 के बंद कर दिए, छपेंगे कि नहीं छपेंगे? फिर छपेंगे। तो ये हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। ये सिर्फ इसलिए किया है कि कर्नाटक में बुरी तरह से हार गए हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने नई पेज डाल दिया। हालांकि ये तो ऐसा है कि आप दूसरे की अटेंड करने के लिए अपनी आँख फोड़ लो, वही ये कर रहे हैं, सब देश को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से एक अभी और वो है कि जो संसद को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए और प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने की बात को लेकर जो राजनीति हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लखनऊ में लगातार हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ाने सरकार जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों की जेब में तो और बढ़ती होगी। ऐसा है कि कोई चीज़ ऐसी है जिस पर टैक्स न बढ़ रहा हो? जब उत्तर प्रदेश में लोगों का जीवन की कोई कीमत नहीं है, जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, तो और तो चीज़ें सेकेंडरी हैं। और 2000 की नोट वापसी को लेकर मंत्री अनिल राजभर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि आम जनता जब चिंतित नहीं तो विरोधियों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। साथ ही मंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी को भी भ्रष्टाचारी बताया है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मामले में एक नया मोड़ इसमें सामने आया, जहां पर अतीक और अशरफ का केस लड़ रहे अधिवक्ता विजय मिश्रा पर लड़की व्यापारी सैयद ने रंगदारी मांगने के मामले में अंतरसुईया थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके बाद अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा ने पुलिस के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। विजय मिश्रा का कहना है कि पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही थी कि वे अतीक अशरफ का केस छोड़ दें, जिसके लिए उन्हें पैसे तक का प्रलोभन भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। विजय मिश्रा ने कहा कि घर बनने के समय जिसके यहां से लकड़ी आ रही थी उसका कुछ पैसा बाकी था। जब बकायेदार ने विजय मिश्रा से पैसा मांगा तो फोन टैप होने की वजह से पुलिस ने यह सुन लिया है और उसे उठाकर ले गए। उसके बाद दबाव बनाया गया, विजय मिश्रा पर मुकदमा दर्ज कराए गए और उसे शर्त पर छोड़ा गया। जब उसने विजय मिश्रा के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर विजय मिश्रा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, हाईकोर्ट, बार एसोसिएशन अध्यक्ष और बार काउंसिलिंग अध्यक्ष कई लोगों को पत्र भी भेजा है।
पूर्व में भी मैंने जो है, चूंकि मुझे जानकारी हुई थी कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, कई बार मुझे अधिकारियों द्वारा मुझे बुलाया गया था और ये भी कहा गया था कि आप अतीक अहमद का मुकदमा छोड़ दीजिए, आपको फाइलें पुलिस प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाएंगी, आपको पैसे भी दिए जाएंगे अतीक अहमद के जो है मुकदमा छोड़ने के एवज में। तो मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में ब्लैक स्पॉट नहीं लगाऊंगा और मैं मुकदमा नहीं छोड़ूंगा अपनी तरफ से। क्लाइंट कहेगा आप मुकदमा छोड़ दीजिए तो मैं छोड़ दूंगा। जब उन्होंने हर तरीके से दबाव बनाया, मुझे प्रलोभन पैसे का दिया, पुलिस प्रशासन द्वारा पैसे का प्रलोभन दिया गया, फाइलों का प्रलोभन दिया गया, जब मैं उनकी बात नहीं माना तो उसके बाद उन्होंने यह हथकंडा अपना के मेरे ऊपर एफआईआर कराई। इस बाबत मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा है, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को भी पत्र लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख के सारी बातों से अवगत कराया, हाईकोर्ट के अपने बार के अध्यक्ष को भी पत्र लिखा था। इसके बाद हाईकोर्ट के बार अध्यक्ष ने सीपी कमिश्नर से बात भी की थी, अपने जिला बार के अध्यक्ष मंत्री को भी पत्र लिखा था, जिसके बाबत उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो ये बिल्कुल जो है फर्जी तरीके से मुझे फंसाया गया है दबाव बनाने के लिए। ये भी कहा गया है कि अतीक अहमद, जबकि एक मंद बुद्धि बालक भी इस समय जान जाएगा कि अतीक अहमद की अधिवक्ता है, अतीक अहमद अशरफ की हत्या हो चुकी है, तो एक मंद बुद्धि बालक भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा किसी से रंगदारी मांगने की, जो आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये बुद्धिजीवियों का समाज है, सब जान रहे हैं कि पुलिस द्वारा ये दबाव बनाने के लिए ही एफआईआर कराई गई है। सर शौकत हनीफ से भी स्टेट की तो लगातार इस तरीके से जो आपके ऊपर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई एक षड्यंत्र की बात सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये मेरे खिलाफ एक प्रशासन द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मुझको पूरी तरह से फंसा दिया जाए, इससे मैं उनके मुकदमों की पैरवी ना कर सकूं। और वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान हरि सेवा आश्रम में साधु संतों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री संत संगम श्री भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आश्रम में आयोजित भागवत कथा भी वो सुनेंगे। और पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गोवा और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के बीच यह करार हुआ है। इसके तहत दोनों राज्य पर्यटन बढ़ाने में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने का 100 नए डेस्टिनेशन तलाशे जा रहे हैं। इन स्थानों पर पर्यटन सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौटे की मौजूदगी में यह करार हुआ है। उत्तराखंड की ओर से करार पर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे और गोवा के निदेशक पर्यटन एस अचिम्पका ने साइन भी किए हैं। उत्तराखंड व गोवा के मध्य पर्यटन, आपसी सहयोग, संस्कृति, पर्यटन, इन सभी को साझा करने के लिए आज जो एमओयू यहाँ पर संपादित हुए हैं, उसमें गोवा सरकार के पर्यटन मंत्री आदरणीय श्री रोहन खोटे जी, हमारे पर्यटन सचिव श्री सचिन कुर्वे जी, निदेशक पर्यटन गोवा श्री सुनील अचिपाका जी एवं हमारे होटल एसोसिएशन उत्तराखंड के अध्यक्ष श्री सुनील साहनी जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गोवा से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण, सभी उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग से और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण और पर्यटन व्यवसाय और विभाग सभी से जुड़े हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, आज का ये दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम आवास में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए कई सुविधाएं दी हैं और सुविधाओं का विस्तार करते हुए प्रक्रिया को आसान किए जाने से आज उत्तराखंड देश का नया शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया है। उत्तराखंड को बड़े डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम भी कर रही है। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार ने सीएम को बताया कि उन्होंने मंगलवार को ही श्री केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए। श्री केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण से जुड़े बेहतर काम भी किए जा रहे हैं।
और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज से 3 दिन की धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची है। कंगना रनौत ने हरिद्वार में प्रसिद्ध दक्षिणी काली मंदिर पहुंचकर मां काली के दर्शन कर पूजा अर्चना की है, जिसके बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से आशीर्वाद उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि कंगना रनौत केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करेंगी और कुछ दिन पहले भी कंगना रनौत हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो दर्शन नहीं कर पाई थी। देखिए, हरिद्वार की यात्रा होती है तो बड़ी ही पावन होती है। इस तरह के विचार होते हैं, अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छी सीख ले, धर्म की लेके, सनातन को लेके। सनातन तो हमारा देखिए कितना अनंत है, उसके बारे में जितना भी हम सुने, सोचे, समझे उतना ही कम है। तो ये अच्छा, जब हरिद्वार में आने का मौका मिलता है, कुछ पुण्य कमाने का मौका मिलता है, तो हम ऐसे क्यों, यही विचार रहते हैं हमारे। आज देश और सनातन धर्म को मानने वाली, समझने वाली और हमारे सुपरस्टार फिल्मी दुनिया की मानी जानी हस्ती मेरी अत्यंत प्रिय कंगना रनावत जी आई और माँ का दर्शन पूजन किया, अभिषेक किया उसने। आज उसका अभिप्राय है कि हम केवल गुरुजी के साथ सत्संग सुनेंगे, हम किसी प्रकार की कोई फोटोग्राफी नहीं करेंगे, किसी के साथ किसी से मिलेंगे नहीं, केवल पूज्य स्वामी जी के साथ प्रवचन सुनेंगे। आज वो घंटों से हमारी प्रवचन को सुन रही है और वो रात्रि विश्राम करेंगी, काली मंदिर में रात्रि यहाँ रहेंगी। प्रातः काल वो 4 धाम की यात्रा में जाएंगी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। मुझे लगता है हो सकता है ना जाए, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएंगे। और वे उत्तराखंड की बेटियां हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। पहाड़ के छोटे छोटे गांव से निकलकर उत्तराखंड की 5 बेटियों ने देश में फतेह का परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि एक बेटी जज बनी है तो 5 बेटियां IAS अफसर बन गई हैं। बेटियों की उपलब्धियों से क्षेत्र में खुशी की लहर है, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा है। और मिली जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की बेंजी गांव की अंजलि बेंजवाल बंगुड़ा ने हायर जुडिशरी सर्विस ने अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायाधीश टीरी गढ़वाल में प्रथम नियुक्ति प्राप्त की है। और वहीं संघ लोक सेवा आयोग में चमोली जिले की बांगड़ी कपीरी गांव की मुद्रा गैरोला, रुद्रप्रयाग जिले के सवेली भरदार की कंचन डिमरी, बागेश्वर जिले की दर्शनी गांव की कल्पना पांडे और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रप्रयाग की गरिमा नरुला का चयन ये IAS में हुआ है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में पहली बार रिवर राफ्टिंग ये शुरू हुई है। अब हर्षिल घाटी में पर्यटक और तीर्थयात्री रिवर राफ्टिंग के साथ ही हर्षिल घाटी के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद वो ले रहे हैं। और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से अलकनंदा एक्सपीडिशंस रुद्रप्रयाग की राफ्टिंग कंपनी को अनुमति दी गई है। राफ्टिंग कंपनी ने हर्षिल में राफ्टिंग का संचालन शुरू कर दिया है और यह अनुमति 30 जून तक दी गई है। हर्षिल में राफ्टिंग की अनुमति देने के लिए उत्तराखंड सरकार, माननीय CM श्री पुष्कर सिंह धामी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहां पे गंगोत्री जाने वाले यात्रीगण राफ्टिंग का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम लोग हर्षिल में हैं, यहाँ पे हम लोग राफ्टिंग करवा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हर्षिल में राफ्टिंग स्टार्ट करने की अनुमति दी है। हर्षिल में हम राफ्टिंग स्टार्टिंग किया है और ये राफ्टिंग स्टार्टिंग करने के लिए हमें उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ के हर्षिल में राफ्टिंग कराने के लिए परमिशन अलाउ की है। थैंक यू फॉर उत्तराखंड टूरिज्म मंत्री एंड उत्तराखंड CM। और रामनगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के नेता शुभम उत्तम के नेतृत्व में आज शाम को एक कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें भवानी शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान शुभम उत्तम ने बताया कि 5 मार्च को दिल्ली में वाल्मीकि समाज के 16 साल नाबालिग लड़के को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। परिवार के लोगों ने काफी तलाश किया, पुलिस से गुहार भी लगाए, लेकिन उसका कोई सुराग तक नहीं हुआ, कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण वाल्मीकि समाज के लोग आज एकत्रित होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन करने का निर्णय उन्होंने लिया है। आज से 2 माह पूर्व 5 मार्च 2023 को एक हमारे वाल्मीकि समाज का 16 वर्षीय बालक जो दिल्ली में रहता था, उसे अनजान लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसको सीवर टैंक के अंदर डाल दिया था। ये बयान उनके हैं जो इस केस में अरेस्ट हुए हैं। उसके बाद भी दिल्ली सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन ने आज 2 माह हो चुके हैं, उस बॉडी को उन्होंने बरामद नहीं करा है। चूँकि हम वाल्मीकि समाज के जागरूक युवा हैं और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे हर एक न्यूज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिल जाती है,
तो हमें सूचना आज सुबह हमें प्राप्त हुई कि हमारे वाल्मीकि समाज के संग ऐसी ऐसी घटना घटित हो रही है। तो हमने सर्वप्रथम ऐसा होता है कि अपने समाज के लिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए सबसे पहले हमने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है उसकी आत्मा को शांति के लिए। और कल हम पुनः 11 बजे यहीं एकत्रित होंगे और आम आदमी पार्टी का पुतला दहन का कार्यक्रम हमने रख रखा है। और उसके बाद यदि उसके अंदर आम आदमी पार्टी अपने पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी बच्चे की बॉडी बरामद नहीं करती है तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और वहीं देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 1 से 2 घंटे के दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओलावृष्टि और बिजली गिरने और तेज आंधी के साथ तूफान आने की संभावना है। वहीं लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें, आवाजाही से बचें। और उपरोक्त जिलों में अलग अलग स्थानों पर पेड़ों के उखड़ने और कच्चे घरों के नुकसान होने की संभावना है। इन जिलों में राज्य के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए और तैयार रहने की सलाह भी दी गई है। अभी अगर वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी डिस्ट्रिक्ट में अच्छी रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है। तो इसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है उसमें ओलावृष्टि, लाइटनिंग कहीं कहीं पर, और इसी तरह जो तेज़ हवाएं हैं जिनकी गति जो स्क्वाल जिसको बोलते हैं झक्कड़, उनकी गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा कहीं कहीं पर इन जिलों में देखने को मिलेगी। और गस्टिंग वो जो विंडी स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी जा सकती है। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो पेड़ गिरना या कच्चे हाउसेस को डैमेज करना या इसी तरह कोई गाड़ी वगैरह चला रहे हैं तो उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी 2 से 3 घंटा ये जो एक्टिविटी है ये रहने वाली इन डिस्ट्रिक्ट्स में, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में। तो लोगों को चाहिए कि अभी 2-3 घंटे मूवमेंट ना करें और सेफ जगह पे रहें, जिससे जो है किसी नुकसान से बचा जा सके। तो यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। और G20 सम्मेलन के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। पौड़ी जिला प्रशासन की ओर से स्वर्गाश्रम क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पुलिस टीम ने रिहर्सल भी की है। सम्मेलन में आने वाले मेहमान परमार्थ निकेतन में संध्याकालीन गंगा आरती कही जाएगी और इसलिए पूरे क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। लेकिन G20 में हिस्सा लेने आ रहे विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। और रेलवे ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 28 मई से ट्रेन विधिवत शुरू कर दी जाएगी। यह बुधवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 7 बजे चलेगी। संयुक्त निदेशक रेलवे बोर्ड विवेक कुमार सिन्हा ने बताया कि देहरादून और दिल्ली के बीच ट्रेन के केवल 5 स्टॉपेज होंगे, जिनमें से हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ इसमें शामिल है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार की अगर बात की जाए तो 110 किलोमीटर की रफ्तार से यह ट्रेन चलेगी। तो 28 तारीख से इसकी शुरुआत ये की जाएगी और जिसके तमाम स्टॉपेज भी होंगे। अगर इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये होगी। देहरादून और दिल्ली के बीच केवल 5 स्टॉपेज ये बनाए गए हैं और जो भी अब दिल्ली से देहरादून का अगर सफर करता है तो उसके लिए काफी राहत भरी यह खबर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।